स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। क्या रोहिंग्यास का घर वापसी का वक्त आ गया है और ये वापसी होगी कैसे? इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में काफ़ी तादाद में आज रोहिंग्यास को बुलाया गया और वेरिफिकेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए गए। उनका कोरोना का टेस्ट भी हुआ, एक फॉर्म भी भरवाया गया, शायद बायोमेट्रिक्स, शायद उनकी पहचान को वेरिफिकेशन के लिए, उनकी पहचान कहाँ से है, उस सब की कवायद आज शुरू हो गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ होल्डिंग सेंटर भी बनाए गए हैं और यहाँ तक हमें इनपुट्स है कि 155 रोहिंग्यास को जो वेरिफिकेशन में खरे नहीं उतरे हैं, उनको शायद उस होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया है। आगे क्या कवायद रहेगी वो पता नहीं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फैसला करेगी, गवर्नमेंट इस पे फैसला करेगी। लेकिन बड़ा ही प्रशंसनीय कदम, बड़ा ही सराहनीय कदम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरुआत आज से हो गई। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कवायद में यह काम शुरू हुआ, बड़ा ही सराहनीय। लेकिन अब सवाल ये है, जो लोग वेरिफिकेशन में खरे नहीं उतर रहे, जिनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वैलिड नहीं हैं, या फिर जिनका UNHCR का जो कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है, रिन्यू नहीं हुआ, ये सभी वही लोग होंगे। अब सवाल ये है कि ये इतने लोग यहाँ आ कैसे गए? जो UNHCR के कार्ड के मुताबिक आए थे, जिनको अलो किया गया था, वो तो आए, बाकी कैसे आए? ये भी सवाल है। और उसके साथ सवाल ये भी है जनाब, इनकी घर वापसी होगी कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमेशा मैं रिपोर्ट्स में देखता हूँ, सोशल साइट्स पे देखता हूँ, रोहिंग्यास, इनको घर भेजो, वापस भेजो, यहाँ के नहीं हैं। हालांकि मैंने भी काफ़ी रिपोर्ट्स की हैं इस पे, लेकिन रोहिंग्यास अब ये लोग इंसान हैं और सबसे बड़ी बात, शरणार्थी हैं। भारत ने इनको शरण दी है, कार्ड बनाए गए, शरण दी, उसके बाद काफ़ी इलीगल लोग भी आए। कैसे आए? वो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, वो प्रशासन की कमज़ोरियां हैं। एक वक्त तक आंख मूंद के रखी जाती है और जब लोगों में एक चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं तो आप अचानक से फैसले करते हो। ये फैसले बड़े पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। किराएदार भी अगर ज़्यादा देर तक कमरे में रह जाए तो उसको ये लगने लगता है कि ये मेरा ही कमरा है। अगर इस काम को और देरी लगाई जाती, और वक्त इसमें ज़ाया किया जाता, और इस पर सियासत होती, तो शायद आने वाले वक्त में इस तरह की कार्रवाई करने में और ज़्यादा परेशानी होती। किराएदार को यह एहसास होना चाहिए कि वो किराएदार है, वो शरणार्थी है, ये एहसास होना चाहिए। ये कवायद शुरू हो गई, अच्छी बात है, लेकिन जनाब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी घर वापसी कैसे होगी? क्योंकि मैंने अपने नाना जी से, दादाजी से ये कहानियाँ सुनी हैं कि 1947 में किस तरह से जो लोग हिंदुस्तान में रहते थे, जो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान में से वो हिंदुस्तान आए, उस वक्त क्या हालात थे। अपनों से लोग बिछड़ गए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रोहिंग्यास हैं, इंसान हैं। इनको रोहिंग्यास एक हेट्रेड वर्ड लगता है, अभी एक नफरत लगती है इसमें, रोहिंग्यास। ये भी होता है कि जनाब इनका क्राइम में बड़ा रोल रहता है, ड्रग्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इन लोगों का बड़ा योगदान रहता है। ये इसमें है। समाज का कौन सा तबका नहीं है जनाब? सभी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी बिरादरी ही खराब है या सभी क्रिमिनल हैं। इसलिए हमें इन रोहिंग्या को इतनी नफरत भरी निगाहों से भी नहीं देखना चाहिए। शरण दी है भारत ने इनको। हाँ, इनकी घर वापसी होनी चाहिए। उसका एक तरीका मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन
काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कुछ इस पे सोच विचार किया होगा। ऐसा ना हो जो 1947 में हुआ था, आधा परिवार यहाँ रह गया, आधा कहीं और चला गया, अपनों की खबर ही नहीं है। घर से गए थे वेरिफिकेशन के लिए, दोबारा मुलाकात ही ना उनसे। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर तो इनको वापस जाना है, ये इनका देश नहीं है, इनका घर नहीं है, ये यहाँ पे शरणार्थी हैं, मेहमान हैं। चंद दिनों के लिए आए थे जब हालात ख़राब थे इनके देश के, अब इनको वापस जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी घर वापसी 1947 की तरह ना हो, जिसमें अपनों से अपने बिछड़ गए। वो दौर अभी भी जो कहानियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहन पाकिस्तान में रह गई, एक हिंदुस्तान में है, वहीं अपब्रिंगिंग हुई, वहीं ग्रूमिंग हुई, कभी दोबारा मुलाकात हुई ही नहीं। क्योंकि अब भारत एक एस्टैब्लिश कंट्री है, सेटल्ड कंट्री है। जिस ढंग से ये लोग आए थे उसी ढंग से वापस जाने चाहिए। कोई परिवार एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहिए। मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन बड़े तरीके से इस पर काम करेगी। 155 पीपल जो हैं, यहाँ तक हमें इनपुट्स हैं, उनको होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। और जिन लोगों के आप बता रहे हो कि कईयों के मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि कईयों के आधार कार्ड बना लिए, कि उन्होंने अपना स्टेट सब्जेक्ट बना लिया, कि इन्होंने और डॉक्यूमेंट पासपोर्ट तक बना लिए, तो जनाब ये सवालिया निशान आप पे है, उन्होंने बनाए कैसे? अगर तो सरकारी इदारों से बनाए हैं, ये भी सवाल है। तो अगर जाली हैं, वो कौन से लोग हैं जो बना रहे हैं? ये भी लैक्स हैं, आपको उनको भी सर्च करना चाहिए। ये रोहिंग्याज को रिपोर्ट करने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि आप सब जानते हो कि आज मौलाना आज़ाद स्टेडियम में ये कवायद शुरू हुई है। ये कोई बड़ी, मैं आपको कोई नई खबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो एक पॉइंट है कि अगर इनकी घर वापसी की कवायद शुरू हो गई है तो वो कवायद जनाब इस ढंग से हो कि परिवार एक दूसरे से बिछड़े ना, ऐसा प्रोसेस हो, ऐसा सिस्टम हमारे पास है, ऐसा सिस्टम। और तारीफ करनी पड़ेगी एक बार फिर मुझे केंद्र सरकार की भी, बड़ी कम बार करता हूं मैं, लेकिन इस बार तारीफ करनी पड़ेगी उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की भी, जिनकी कवायद में, जिनकी क़यादत में ये प्रोसेस फाइनली शुरू हो गया। लेकिन रोहिंग्या से नफरत मत कीजिए जनाब, वो हमारे देश के शरणार्थी हैं। हो सकता है कि उनका कहीं क्राइम सीन्स में इनका नाम आया हो, आया है, पुलिस में इनके केस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन ऐसे तबके हर समाज में होते हैं। आपको लगता है कि रोहिंग्या चले जाएंगे क्राइम खत्म हो जाएगा? हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। इसके लिए कानून है, व्यवस्थाएं हैं। घर तो इनको जाना है, मुबारक है कि आज ये कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इनकी घर वापसी जो है इसमें इंसानियत शर्मिंदा ना हो, बहन भाई से ना बिछड़े, बेटी बाप से ना बिछड़े, परिवार अलग ना हो जाएं। ये घर वापसी ऐसी हो, इंसानियत शर्मिंदा ना हो। भाई ये जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।